नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर फिर से एक बार नई कहानी के साथ। तो चलिए बिना समय गवाए कहानी को शुरू करते हैं। 3 दिनों की लंबी छुट्टियां सुमिता को 3 युगों के समान लग रही थी। पहला दिन घर के काम काज में निकल गया। दूसरा दिन आराम करने और घर के लिए ज़रूरी सामान खरीदने में बीत गया। लेकिन आज सुबह से ही सुमिता को बड़ा खालीपन लग रहा था। खालीपन तो वह कई महीनों से महसूस करती आ रही थी, लेकिन आज तो सुबह से ही वह खासी बोरियत महसूस कर रही थी। बाई खाना बनाकर जा चुकी थी। सुबह के 11 ही बजे थे। सुमिता का नहाना धोना नाश्ता भी हो चुका था। झाड़ू पोछा और कपड़े धोने वाली बाइयां भी अपना अपना काम करके जा चुकी थी। यानी अब दिन भर ना किसी का आना या जाना नहीं होना था। टीवी से भी बोर होकर सुमिता ने टीवी बंद कर दिया और फ़ोन हाथ में लेकर उसने थोड़ी देर बातें करने के इरादे से अपनी सहेली आनंदी को फ़ोन लगाया। हेलो, उधर से आनंदी का स्वर सुनाई दिया। हेलो आनंदी, मैं सुमिता बोल रही हूँ। कैसी है, क्या चल रहा है? सुमिता ने बड़े उत्साह से कहा। ओह, आनंदी का स्वर तो जैसे तृप्त हो गया सुमिता की आवाज़ सुनकर। ठीक हूँ, बस घर के काम कर रही हूँ। खाना नाश्ता और बच्चे और क्या, तू बता। कुछ नहीं यार, बोर हो रही थी, सोचा तुझसे बात कर लूँ। चल ना, दोपहर में पिक्चर देखने चलते हैं, सुमिता उत्साह से बोली। नहीं यार, आज रिंकू की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, मैं नहीं जा पाऊँगी। चल अच्छा, फ़ोन रखती हूँ, घर में ढेर सारे काम हैं। पिक्चर देखने का मन तो मेरा भी कर रहा है, पर क्या करूँ, पति और बच्चों के ढेर सारे काम और फरमाइशें होती हैं, कहकर आनंदी ने फ़ोन रख दिया। सुमिता से उसने और कुछ नहीं कहा, लेकिन फ़ोन डिस्कनेक्ट होने से पहले ही सुमिता आनंदी की वह बात स्पष्ट रूप से सुन ली थी। इस सुमिता के पास घर गृहस्थी का कोई काम तो है नहीं, दूसरों को भी अपनी तरह फुर्सतिया समझती है। बोलते समय स्वर की खींच साफ महसूस हो रही थी। फिर शिल्पा का भी वही रवैया, उसके बाद रश्मि का भी। यानी सुमिता से बात करने के लिए ना तो किसी के पास फुर्सत है और ना ही दिलचस्पी। सब की सब आजकल उससे कतराने लगी है, जबकि ये तीनों तो किसी ज़माने में उसके सबसे करीब हुआ करती थी। एक गहरी सांस भरकर सुमिता ने फ़ोन टेबल पर रख दिया। अब किसी को फ़ोन करने की उसकी इच्छा ही नहीं रही। वह उठकर गैलरी में आ गई। नीचे की लॉन में बिल्डिंग के बच्चे खेल रहे थे। ना जाने क्यों उसके मन में एक हुक सी उठी और आंखें भर आई। किसी के शब्द कानों में गूंजने लगे। तुम भी अपने माता पिता की इकलौती संतान हो सुमति, और मैं भी। हम दोनों ही अकेलेपन का दर्द में समझते हैं। इसीलिए मैंने ये तय किया है कि हम ढेर सारे बच्चे पैदा करेंगे, ताकि हमारे बच्चों को कभी अकेलापन महसूस न हो। समीर हंसते हुए अक्सर सुमिता को छेड़ता रहता था। बच्चों को अकेलापन का दर्द महसूस न हो कि चिंता करने वाले समीर की खुद की ही जिंदगी को अकेला करके सूनेपन की गर्त में ढकेल आई थी सुमिता। लेकिन तब कहाँ सब सोच पाई थी कि वह एक दिन खुद इतनी अकेली होकर रह जाएगी। कितना गिड़गिड़ाया था समीर, आखिर तक कितनी विनती की थी उसने। प्लीज़ सुमी, मुझे इतनी बड़ी सज़ा मत दो। मैं मानता हूँ मुझसे गलतियाँ हो गई, लेकिन मुझे एक मौका तो दो, एक आखिरी मौका। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि तुम्हें अब से शिकायत का कोई मौका न मिले। समीर बार बार अपनी गलतियों की माफ़ी मांग रहा था, उन गलतियों की जो वास्तव में गलतियाँ थी ही नहीं। छोटी छोटी अपेक्षाएं, छोटी छोटी इच्छाएं थी जो एक पति सहज रूप से अपनी पत्नी से करता है। जैसे उसकी शर्ट का बटन लगा दिया जाए, बुखार से तपते और दुखते उसके माथे को पत्नी प्यार से सहला दे, कभी मन में होने पर उसकी पसंद की कोई चीज़ बनाकर खिला दे, वगैरह। लेकिन समीर के इन छोटी छोटी अपेक्षाओं पर भी सुमिता बुरी तरह से भड़क जाती थी। उसे इन्हें पूरा करना गुलामी जैसा लगता था। नारी शक्ति, नारी स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, इन शब्दों से तब उसका दिमाग खराब कर रखा था। स्वाभिमान, आत्मसम्मान, स्वावलंबी
बन इन शब्दों के अर्थ भी तो कितने गलत रूप से ग्रहण किए थे। उसके दिलो दिमाग ने मल्टीनेशनल कंपनी में अपनी बुद्धि के और कार्यकुशलता के बल पर सफलता हासिल की थी। सुमिता ने फिर एक के बाद एक सीढ़ियां चढ़ती सुमिता पैसों और पद की चौकाचौंध में इतनी अंधी हो गई कि आत्मसम्मान और अहंकार में फर्क करना ही भूल गई। आत्मसम्मान के नाम पर उसका अहंकार दिन ब दिन इतना बढ़ता गया कि वह बात बात में समीर की अवहेलना करने लगी। उसकी छोटी छोटी इच्छाओं को अनदेखा करके उसकी भावनाओं को आहत करने लगी। उसकी अपेक्षाओं की उपेक्षा करना सुमिता को आदत में शामिल हो गया। समीर चुपचाप उसकी सारी ज्यादतियां बर्दाश्त करता रहा, लेकिन वह जितना ज़्यादा बर्दाश्त करता जा रहा था उतना ही ज़्यादा सुमिता का अहंकार और क्रोध बढ़ता जा रहा था। सुमिता को भड़काने में उसकी सहेलियों का सबसे बड़ा हाथ था। वे सुमिता की बातों या यूँ कहिए कि उसकी तकलीफ़ों को बड़े गौर से सुनती और समीर को भला बुरा कहकर सुमिता से सहानुभूति दर्शाती। इन्हीं सहेलियों ने उसे समीर से तलाक लेने के लिए उकसाया था। तब यही सहेलियां सुमिता को अपनी सबसे बड़ी हित चिंतक लगी थी। ये सब दौड़ दौड़ कर सुमिता की दुखड़े सुनने चली जाती थी और उसके कान भरती थी। तो क्यों उसके काम करे? तू क्या उसकी नौकरानी है या खरीदी हुई गुलाम है? तू साफ मना कर दिया कर। एक दिन जब समीर ने बाजार से ताज़ा टिंडे लाकर अपने हाथ के मसाले वाले भड़वा टिंडे बनाने का अनुरोध किया तो सुमिता बुरी तरह बिफर गई कि वह अभी ऑफिस से थकी मंदी आई है और समीर उससे चूल्हा चौके का काम करने को कह रहा है। उस दिन सुमिता ने न सिर्फ समीर को बहुत कुछ उल्टा सीधा कहा बल्कि साफ साफ यह भी कह दिया कि वह अब और अधिक उसकी गुलामी नहीं करेगी। आखिर वह भी इंसान है, कोई खरीदी हुई बांदी नहीं है जब तक सिर झुकाकर उसका हुक्म बजाती रहे। उसे इस गुलामी से छुटकारा चाहिए। समीर सन खड़ा रह गया। एक छोटी सी बात इतना बड़ा मुद्दा बनेगी, यह तो उसने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। इसके बाद वह बार बार माफ़ी मांगता रहा पर सुमिता न मानी। तो आखिर में सुमिता की खुशी के लिए उसने अपने आंसू पीकर तलाक के कागज़ों पर दस्तखत करके उसे मुक्त कर दिया। पर सुमिता क्या सचमुच मुक्त हो पाई? समीर के साथ जिस बंधन में बंधकर वह रह रही थी उस बंधन में ही वह सबसे अधिक ज़्यादा आज़ाद थी, स्वच्छ और अपनी मर्जी की मालकिन थी। समीर के बंधन में जो सुरक्षा थी उस सुरक्षा ने उसे समाज में सिर ऊंचा करके चलने का एक गौरवमयी आज़ादी दे रखी थी। तब उसके चारों ओर समीर के नाम का एक अद्भुत सुरक्षा कवच था। तब उसने सुरक्षा कवच को पैरों की बेड़ी समझा था, उसकी अवहेलना की थी। लेकिन आज सुमिता को एहसास हो रहा है उसी बेड़ी ने उसके पैरों को स्वतंत्रता से चलना बल्कि दौड़ना सिखाया था। समीर से अलग होने की खबर फैलते ही लोगों की उसके प्रति दृष्टि ही बदल गई थी। औरतें उससे ऐसे बिदकने लगी थी जैसे वह कोई जंगली जानवर हो और पुरुष उसके आसपास मंडराने के बहाने ढूंढते रहते थे। 2-4 लोगों ने तो वक्त बेवक्त उसके घर पर भी आने की कोशिश की थी। वह तो समय रहते ही सुमिता को उनका इरादा समझ में आ गया। नहीं तो अब तो बाजार या कहीं भी आते जाते सुमिता को एक अजीब सा डर, असुरक्षा तथा संकोच हर समय घेरे रहता है, जबकि समीर के साथ रहते हुए उसे कभी कहीं पर भी आने जाने में किसी भी तरह का डर नहीं लगता था। वह पुरुषों से भी कितना खुलकर हंसी मजाक कर लेती थी, घंटों गप्पे मारती थी, पर ना तो कभी सुमिता को कोई झिझक हुई और ना ही साथी पुरुषों को ही। अब किसी भी परिचित पुरुषों से बात करते हुए वह अंदर से घबराहट महसूस करती है। हंसी मजाक तो दूर, परिचित औरतें खुद भी अपने पतियों को सुमिता से दूर रखने का भरसक प्रयत्न करने लगी है। भारती के पति विशाल से सुमिता पहले कितनी बातें, कितनी हंसी ठिठोली करती थी। चारों जने अक्सर साथ ही फिल्म देखने, घूमने फिरने और रेस्टोरेंट में साथ साथ लंच या डिनर करने जाते थे। लेकिन सुमिता के तलाक के बाद एक दिन आरती ने अकेले में स्पष्ट शब्दों में कह दिया,
अच्छा होगा तुम मेरे पति विशाल से दूर ही रहो। अपना तो घर तोड़ चुकी हो, अब मेरा घर तोड़ने की कोशिश में मत करो। सुमिता स्तंभ रह गई। इसके पहले तो आरती ने कभी इस तरह से बात नहीं की थी। आज क्या अकेली औरत द्वारा अपने पति को फंसा लिए जाने का डर उस पर हावी हो गया। आरती ने तो पूरी तरह से उससे संबंध खत्म कर लिए। आनंदी, रश्मि, शिल्पी का रवैया भी दिन ब दिन रूखा होता जा रहा है। वे भी अब उसके कन्नी काटने लगे थे। उन्होंने पहले की तरह अब अपनी शादी या बच्चों की सालगिरह पर सुमिता को बुलावा देना बंद कर दिया। कहा तो यही चारों जब तक सुमिता को घेरे रहती थी। उसे पता ही नहीं चला कि कब से उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। 4 साल हो गए उसे तलाक लिए। शुरू के साल भर तो उसे लगा था जैसे वह कैद से आज़ाद हो गई, अब वह अपनी मर्जी से रहेगी। पर फिर 1.5-2 साल होते होते वह अकेली पड़ने लगी। ना कोई हंसने बोलने वाला, न साथ देने वाला। सारी सहेलियां अपने पति बच्चों में व्यस्त होती गई और सुमिता अकेली पड़ती गई। आज उसे अपनी स्वतंत्रता, स्वावलंबन, अपनी नौकरी, पैसा सब कुछ बेमानी सा लगता है। अकेले तन्हा जिंदगी बिताना कितना भयावह और दुखद होता है। अकेले तन्हा जिंदगी बिताना कितना अभयावह और दुखद होता है। लोगों के भरे पूरे परिवार वाला घर देखकर सुमिता का अकेलेपन का एहसास और भी अधिक बढ़ जाता और वह आवासाग्रस्त हो सी जाती। अपनी पढ़ाई का उपयोग उसने कितनी गलत दिशा में किया। स्वभाव में नम्रता के बजाय उसने अहंकार को बढ़ावा दिया और उसी गलती की कीमत वह अब चुका रही है। सोचते सोचते सुमिता सुबकने लगी। खाना खाने का भी मन नहीं हुआ उसका। दोपहर 2 बजे उसने सोचा घर बैठने से अच्छा है अकेले ही फिल्म देख आए। फिर वह फिल्म देखने पहुंच गई। फिल्म के इंटरवल में कुछ चित्र विचित्र आवाज़ों ने सुमिता का ध्यान आकर्षित किया। देखा तो नीचे दाई और आनंदी अपने पति और बच्चों के साथ बैठी थी। उसकी बेटी रिंकू चहक रही थी। सुमिता को समझने में देर नहीं लगी कि आनंदी का पहले से प्रोग्राम बना हुआ होगा। उसने सुमिता को टालने के लिए ही रिंकू की तबीयत का बहाना बना दिया। आगे की फिल्म देखने का मन नहीं किया उसका, पर खिन्न मन के लिए बैठी रही। अगले कई दिन ऑफिस में भी वह गुमसुम सी रही। उसकी और समीर की पुरानी दोस्त और सहकर्मी कोमल कई दिनों से देख रही थी कि सुमिता उदास और बुझी बुझी सी रहती है। कोमल समीर को बहुत अच्छी तरह से जानती है। तलाक के पहले कोमल ने सुमिता को बहुत समझाया था कि वह गलत कर रही है, मगर तब सुमिता को कोमल अपनी दुश्मन और समीर की अतरंग लगती थी। इसीलिए उसने कोमल की एक नहीं सुनी। समीर से तलाक के बाद फिर कोमल ने भी उससे बात करना लगभग बंद ही कर दिया था। लेकिन आज सुमिता की आंखों में बार बार आंसू आ रहे थे तो कोमल अपने आप को रोक नहीं पाई। वह सुमिता के पास जाकर बैठी और बड़े प्यार से उससे पूछा, क्या बात है सुमिता, बड़ी परेशान नजर आ रही हो। उसके सहानुभूतिपूर्ण स्वर और स्पर्श से सुनीता के मन में जमा गुब्बारा आंसुओं के रूप में बहने लगा। कोमल बिना उससे कुछ कहे ही समझ गई कि उसे अब समीर को छोड़ देने का दुख हो रहा है। मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था सुमी कि समीर को छोड़ने की गलती मत कर, लेकिन तुमने अपनी उन शुभचिंतकों की बातों में आकर मेरी एक भी नहीं सुनी। तब मैं तुम्हें दुश्मन लगती थी। आज छोड़ गई ना तुम्हारी सारी सहेलियां तुम्हें अकेला। कोमल ने कड़वे स्वर में कहा। बस करो कोमल, अब मेरे दुखी मन पर और तीर मत चलाओ। सुमिता रोते हुए बोली। मैं पहले से ही जानती थी कि वे सब बिना पैसे का तमाशा देखने वालों में से हैं। तुम उन्हें खूब पार्टियां देती थी, घुमाती फिराती थी, होटलों में लंच देती थी, इसीलिए सब तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाती थी। तब उन्हें तुमसे दोस्ती रखने में अपना फ़ायदा नज़र आता था, लेकिन आज तुम जैसी अकेली औरत से रिश्ता बढ़ाने में उन्हें डर लगता है कि कहीं तुम मौका देखकर उनके पति का न फंसा लो। बस इसीलिए वह सतर्क हो गई और तुमसे दूर रहने में ही उन्हें समझदारी लगी। कोमल का स्वर अब भी कड़वा था। सुमिता अब भी चुपचाप बैठी आंसू बहा रही थी। और तुम्हारे बारे में पुरुषों का नज़रिया औरतों से बिल्कुल अलग है।
पुरुष हर समय तुमसे झूठी सहानुभूति जताकर तुम पर डोरे डालने की फिराक में रहते हैं। अकेली औरत के लिए इस समाज में अपनी इज्जत बनाए रखना बहुत मुश्किल है। अब तो हर कोई अकेले में तुम्हारे घर आने का मंसूबा बनाता रहता है। कोमल का स्वर सुमिता की हालत देखकर अब कुछ नर्म हुआ। मैं सब समझ रही हूँ कोमल, मैं खुद परेशान हो गई हूँ ऑफिस के पुरुष सहकर्मी और पड़ोसियों के व्यवहार से। सुमिता आंसू पोंछ कर बोली, तुमने समीर से सामंजस्य बिठाने का ज़रा सा भी प्रयास नहीं किया, थोड़ा सा भी धीरज नहीं रखा साथ चलने के लिए, अपने अहंकार पर अड़ी रही। समीर को समझाने का ज़रा सा भी प्रयास नहीं किया। तुमने पति पत्नी के रिश्ते को मजाक समझा। कोमल ने कठोर स्वर में कहा। फिर सुमिता के कंधे पर हाथ रखकर अपने नाम के अनुरूप कोमल स्वर में बोली, समीर तुझसे सच्चा प्यार करता है, तभी 4 साल से अकेला है। उसने दूसरा ब्याह नहीं किया। वह आज भी तेरा इंतज़ार कर रहा है। कल मैं और केशव उसके घर गए थे। देखकर मेरा तो दिल सच में भर आया सुमी। समीर ने डाइनिंग टेबल पर अपने साथ एक थाली तेरे लिए भी लगाई थी। वह आज भी अपने परिवार के रूप में बस तेरी ही कल्पना करता है और उसे आज भी तेरा इंतज़ार ही नहीं बल्कि तेरे आने का विश्वास भी है। उससे पहले कि वह मजबूर होकर दूसरी शादी कर ले, उससे समझौता कर ले, वरना उम्र भर पछताती रहेगी। उसके प्यार को देख, छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज कर दे। हम यही गलती करते हैं कि प्यार को नज़रअंदाज करके छोटी मोटी गलतियों को पकड़ कर बैठ जाते हैं और अपना रिश्ता, अपना घर तोड़ देते हैं। पर ये नहीं सोचते कि घर के साथ साथ हम स्वयं भी टूट जाते हैं। एक गहरी सांस लेकर कोमल चुप हो गई और सुमिता की प्रतिक्रिया जानने के लिए उसके चेहरे की ओर देखने लगी। समीर मुझे माफ़ करेगा क्या? सुमिता उसकी प्रतिक्रिया जानने के लिए उसके चेहरे की ओर देखने लगी। समीर के प्यार पर शक मत कर सुमी, तू सच बता। समीर के साथ गुजारे हुए 3 सालों में तू ज़्यादा खुश थी या उससे अलग होने के बाद के 4 सालों में तू ज़्यादा खुश रही है? कोमल ने सुमिता से सवाल पूछा, जिसका जवाब उसके चेहरे की मायूसी ने ही दे दिया। लौट जा सुमी, लौट जा, इससे पहले कि ज़िंदगी के सारे रास्ते बंद हो जाए। अपने घर लौट जा। 4 साल के भयावह अकेलेपन का बहुत सज़ा भुगत चुकी हो तुम दोनों। समीर के मन में तुझे लेकर कोई गिला नहीं है। तू भी अपने मन में कोई पूर्वाग्रह मत रख और आज ही उसके पास चली जा। उसके घर और मन के दरवाजे आज भी तेरे लिए खुले हैं। कोमल ने कहा। घर आकर सुमिता कोमल की बातों पर गौर करती रही। सचमुच अपने अहंकार के कारण नारी शक्ति और स्वावलंबन के नाम पर इस अलगाव का दर्द भुगतने का कोई अर्थ नहीं है। जीवन की सार्थकता रिश्तों को जोड़ने में है, तोड़ने में नहीं। तलाक के बाद उसे यह भली भांति समझ में आ गया है। स्त्री की इज्जत घर और पति की सुरक्षा देने वाली बाहों के घेरे में ही है। फिर अचानक ही सुमी समीर की बाहों में जाने के लिए मचल उठी। समीर के घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। समीर रात में अचानक ही उसे देखकर आश्चर्यचकित रह गया। सुमी बिना कुछ बोले उसके सीने से लग गई। समीर ने उसे कसकर अपनी बाहुपाश में बांध लिया। दोनों देर तक आंसू बहाते रहे। मनों का मैल और 4 सालों की दूरियां आंसुओं में धुल गई। बहुत देर बाद समीर ने सुमी को अलग करते हुए कहा, मेरी तो कल छुट्टी है, पर तुम्हें तो ऑफिस जाना है ना? चलो अब सो जाओ। मैंने नौकरी छोड़ दी है समीर, सुमी ने कहा। छोड़ दी है? पर क्यों? समीर ने आश्चर्य से पूछा। तुम्हारे ढेर सारे बच्चे की परवरिश करने की खातिर, सुमी ने शर्माते हुए कहा तो समीर हंस पड़ा। फिर दोनों एक दूसरे की बाहों में खोए हुए अपने कमरे की ओर चल पड़े।